नमस्कार भैया बहनों, कैसे? बढ़िया। चलो, ऑनलाइन क्लास में आज आपका पुनः स्वागत। आज हमारा टॉपिक है अध्याय 4 अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, तकनीकें और विचारधाराओं का भाग 5 अभिप्रेरणा की विचारधारा है। इससे पहले अपन ने अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के अंतर्गत 2 प्रबंध शास्त्रों की विचारधाराएं अपन ने पढ़ी थी। मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा पर आधारित विचारधारा और दूसरी पढ़ी थी हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। आज हम पढ़ेंगे मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा तथा विलियम ऑची की जेड विचारधारा के बारे में। मैकग्रेगर की जो विचारधारा है, यह मनोवैज्ञानिक डगलस जो था मैकग्रेगर, उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में उन्होंने किया। उन्होंने मनुष्य की अभिवृत्तियों और व्यवहार, जो व्यक्ति व्यवहार करता है, उसके संबंध में 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। मैकग्रेगर ने कार्यशील व्यक्तियों की कार्य के प्रति जो धारणा होती है, उसको एक्स और वाई 2 समूह में वर्गीकृत किया। एक्स विचारधारा जो थी वह ऋणात्मक यानी नकारात्मक मान्यताओं पर आधारित थी और वाई विचारधारा सकारात्मक मान्यताओं पर आधारित थी। तो मैकग्रेगर के अनुसार मान्यताओं के आधार पर, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कर्मचारियों की कार्य के प्रति क्या प्रवृत्ति है, उसका अध्ययन करके उन्हें अभिप्रेरित हम कर सकते हैं। तो मैकग्रेगर ने कहा कि कर्मचारियों को अगर अभिप्रेरित करना है तो हमें पता लगाना होगा कि एक्स और वाई विचारधारा में से कर्मचारी किस प्रवृत्ति का है। तो एक्स विचारधारा के अंतर्गत मैकग्रेगर ने जो बताया कि भाई इसकी जो ये मान्यता है, ये कर्मचारियों के बारे में निम्न बातों पर डिपेंड करती है। मतलब कि कर्मचारियों का जो समूह होता है वो लगभग इस तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहली बात बताई उन्होंने कि सामान्यतः एक जो औसत कर्मचारी होता है, सभी कर्मचारी नहीं, औसत, जैसे 10 में से सपोज करो कि हम 2 या 3 जो कर्मचारी होते हैं वो स्वभावतः आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, काम करना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं काम को और उससे बचना चाहते हैं। वो सोचते हैं बाकी के 10 कर लेंगे ना, हम नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से कर्मचारी जो होता है, ऐसा वाई विचारधारा, एक्स विचारधारा के अनुसार वो कहते हैं मैकग्रेगर कि कर्मचारी स्वभावतः आलसी प्रवृत्ति का होता है और काम को वह बोझ समझता है। दूसरा वे बताते हैं कि ये लोग उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं, कि भाई उनको जो उत्तरदायित्व सौंपा है उससे दूर रहना चाहते हैं, उनसे भागना चाहते हैं कि हम नहीं करें तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेगा। तो अपने उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं। तीसरा आता है कि ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं। कोई भी नई तकनीक अपनानी है तो फटाक से मना कर देंगे, नए तरीके से काम करना होता है तो मना कर देंगे कि नहीं, हमको इस ढंग से काम नहीं करना, हम तो अपने जो परंपरागत ढंग से काम करते आ रहे हैं उसी हिसाब से काम करेंगे। तो तुरंत ये परिवर्तनों का विरोध कर देते हैं। ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी होते हैं, सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते। मतलब ये जो है कि महत्वाकांक्षी हम कहते हैं ना कि भाई अपना संस्था का हित सोचने वाला नहीं होता। और
स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, ये संस्था से इनका कोई लगाव नहीं होता। इसके अलावा इनसे अगर काम करवाना है तो दंड का भय, प्रताड़ना, मतलब कि डांटी दे करके कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनके मन में भय पैदा करके या उन्हें प्रताड़ित करके उनसे काम करवाया जाता है। इन सभी का सहारा लिया जाता है और ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए काम करते हैं कि सिर्फ जिनसे पैसा मिले उस हिसाब से वो काम करते हैं। ऐसा नहीं, लगाव नहीं कि भाई संस्था हमारी है, कम पैसे दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम काम कर ले, ऐसी भावना उनमें नहीं होती। तो इस प्रकार से एक्स विचारधारा जो है वह नकारात्मक मान्यता पर आधारित है कि सामान्यतः कर्मचारी इसमें नेगेटिव सोच रखता है। वाई विचारधारा, ये जो विचारधारा है वह सकारात्मक सोच और उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिकाओं को आधार मानती है कि भी हमको काम जो है पॉजिटिव थिंकिंग रख के करना है और पूर्ण उत्तरदायित्व से काम हमको करना है। तो इसमें कर्मचारी जो है कार्य को स्वाभाविक व सहज मानते हैं कि भाई नहीं, हमको काम तो करना ही है, आसानी से कार्य को करने में जुट जाते हैं। ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं कि भाई नई नई कोई विधियां अपनाई जा रही हैं, काम में लेनी है हमको, तो तहे दिल से कि नहीं ठीक है साहब, हम इस नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोई ना नुक्कर ये नहीं करते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब एक्स जो विचारधारा है उससे एकदम विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं। इस मान्यता पर आधारित जो कर्मचारी की भावनाएं होती हैं वे, और ये स्व प्रेरित एवं स्वनियंत्रित होते हैं, मतलब अपने आप ही प्रेरित हो जाते हैं काम करने के लिए, अपने आप ही स्वयं को नियंत्रित कर लेते हैं कि नहीं, हमको खाली नहीं बैठना है, हमको काम करना है, हमको इस निर्धारित समय में अपना ये टारगेट अचीव करना है। और ये जो कर्मचारी होते हैं अपनी क्षमता का और अपनी योग्यता का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हम अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हम पूरा कर सकें। साथ ही साथ ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम नहीं करते, बल्कि स्वाभिमान के लिए, अपना आत्मविश्वास हेतु ये काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक्स विचारधारा के एकदम विपरीत होते हैं वाई विचारधारा की जो मान्यता है वो। तो इन सब विचारधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात मैकग्रेगर कहते हैं कि हम कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं ये पता लगा करके कि कर्मचारी किस विचारधारा का है। अगर एक्स विचारधारा का व्यक्ति है तो उसको इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, और अगर वाई विचारधारा का है तो इन सब मान्यताओं को ध्यान में रखकर उसे हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने विलियम ऑची की जेड विचारधारा। तो विलियम ऑची ये जो थे प्रबंध शास्त्री है, अमेरिका के थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज जो 1981 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस विचारधारा का उन्होंने वर्णन किया। और ये जो जेड विचारधारा है वह जापान और अमेरिकी प्रबंध के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है कि भाई जापान में कैसा प्रबंध का कार्य किया जाता है और अमेरिका में कैसे किया जाता है। तो उन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। और इसमें प्रोफेसर ऑची ने जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं को बताया है जिसकी वजह से जापान का जो प्रबंध है वह अमेरिकी प्रबंध से श्रेष्ठ माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। जापान हर क्षेत्र में आप देखिए आगे है, और क्यों आगे है, अमेरिका से भी आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पर जो प्रबंध का कार्य है वह श्रेष्ठतम ढंग से किया जाता है। उसकी कुछ विशेषता हैं जिसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि जापानी प्रबंध का जो मूल आधार है वह 3 बातें, विश्वास, कि भाई विश्वास पर एक तो आधारित है,
एक मर्मज्ञता यानी दिल से कोई व्यक्ति चाहता है, और आत्मीयता कि भाई हाँ, एक हम कहते हैं ना आत्मा से आत्मा का लगाव, यानी हम संस्था के प्रति और संस्था हमारे प्रति। तो ये तीन चीज़ें मूल आधार क्या है? विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। ये तीनों उनके अभिप्रेरक घटक उन्होंने बताए हैं। तो प्रोफेसर ऑची ने जापान की जो प्रबंध की योजनाएं हैं उसके अंदर कुछ विशेषताएं बताई हैं कि अगर वे विशेषताएं हम भी अपनाएं तो कर्मचारियों को अच्छे से हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आजीवन रोजगार योजना, कि भाई कर्मचारी को हम नियुक्त कर रहे हैं अपने यहाँ पर, तो उसे यह हम विश्वास दिलाएं कि हमने आपको एक बार नियुक्त कर दिया है, हम आजीवन आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर नियुक्त ही रखेंगे, आप अगर ढंग से कार्य करोगे तो। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको थोड़े समय बाद निकाल देंगे या हम आपका वेतन कम कर देंगे, आपको सुविधाएं कम कर देंगे, ऐसा नहीं। आजीवन रोजगार योजना वहाँ पर रहती है, और जापान में भी ऐसा ही है कि वहाँ पर आजीवन रोजगार योजना रहती है। कई बार ऐसा होता है कि मंदी होती है, जैसा अभी आप देख रहे हैं कोरोना के समय में कई कंपनियां ने अपने अपने रोजगारों को क्या करा, छुट्टी दे दी कि भाई अभी अब कमाई नहीं है तो आपको हम सैलरी नहीं दे सकते, इसलिए आपको हम अभी छुट्टी करते हैं आपकी, और जब आपको वापस हमारा काम चालू होगा तो हम आपको वापस नियुक्त कर देंगे। तो यह अभी समय ऐसा है। अगर समय ऐसा ना हो तो भी कई संस्था ऐसी होती है कि मंदी का दौर होता है, कर्मचारियों को निकाल देती है कि भाई जब बाद में ज़रूरत होगी तब बुला लेंगे। तो कर्मचारियों के मन में क्या होती है, एक शंका कि हमारा रोजगार हमेशा के लिए रहेगा या नहीं रहेगा, तो वे इस शंका के कारण मन से दिल से काम नहीं करते। जापान में ऐसा नहीं होता, चाहे मंद गति है, अभी मंदी का दौर है, तो भी कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। तो विलियम ऑची कहते हैं कि आजीवन रोजगार होना चाहिए, ये रोजगार योजना होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को हम अभिप्रेरित कर सके अच्छे से कार्य करवाने के लिए। दूसरा आता है मंद गति से मूल्यांकन या पदोन्नति। मंद गति से मूल्यांकन का यहाँ पर मतलब है कि थोड़े समय का कार्य देख करके उसका मूल्यांकन करके हम उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए। हमको मंद गति से, मतलब साल 2 साल का काम देख करके एवरेज उसका काम कैसा है उसको देखते हुए उसका मूल्यांकन करना चाहिए। कई बार संस्था होती है ना कि साहब आप 6 महीने काम करोगे तो हम आपका ये प्रमोशन कर देंगे। तो ठीक है साहब, 6 महीने तो उसने काम कर लिया, जैसे ही 6 महीने समाप्त हुए उसने अपना काम करना धीमी गति से काम करने लग गया या मन से काम नहीं करने लगा, प्रमोशन हो गया। ऐसा नहीं कि हमने उसको काम का देखा, साल भर देखा, 2 साल देखा, 2 साल का एवरेज जब हमको पता चला उसके मूल्यांकन के आधार पर हमको उसकी पदोन्नति करनी चाहिए। तीसरा आता है जीवन वृत्ति पथ, कि जीवन वृत्ति पथ यानी जीवन को चलाने के लिए रोजगार के जो साधन हैं उसके लिए वह कैसे। आज ऐसा नहीं है कि भाई एक काम ही उसको करना है, नहीं, उसको हर एक काम परफेक्ट रूप से आना चाहिए, यानी काम को बदल बदल कर करवाना चाहिए कर्मचारियों से, ताकि कर्मचारी प्रत्येक प्रकार का कार्य आसानी से कर सके। और जब भी उसे अपने रोजगार के लिए कोई नया काम मिल जाए तो वह आसानी से कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह उत्पादन करना ही जानता हो, उसको पैकिंग करना भी आना चाहिए, बेचना भी आना चाहिए और वितरण करना भी आना चाहिए, मतलब हर एक प्रकार का काम। इसके साथ साथ अकाउंट्स रखना भी उसको आना चाहिए, किस प्रकार से अकाउंट्स बनाने हैं, किस प्रकार से हमको प्रेजेंट करना है, ये सब बातें भी उसको आनी चाहिए, ताकि क्या होगा, जीवन के हर मोड़ पर जब भी उसे किसी न किसी काम को करने का कहा जाए तो वह आसानी से कर सके। चौथा आता है मानवीयता पर बल। मानवीयता पर बल यानी कर्मचारियों को केवल यह है कि भाई उनके कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं, ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए कर्मचारियों के साथ। हमें उनके परिवार में अगर कोई समस्या है तो उसको भी दूर करना चाहिए,
उनके परिवार से मिलना जुलना चाहिए, बच्चों से संपर्क करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर वह सुख दुख में, कहने का मतलब है सुख दुख में हर पल उनके साथ रहना चाहिए। सामूहिक निर्णय, कोई भी जो निर्णय हो वह अकेला नहीं, समूह में, संस्था में भागीदार बनाना चाहिए। कोई भी आप निर्णय ले रहे हो संस्था से संबंधित, तो कर्मचारियों से सलाह मशवरा करके निर्णय लेना चाहिए। उनकी भी भागीदारी, उनका भी मत हमें जानना चाहिए। फिर आता मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास के कर्मचारियों का निरंतर विकास करते रहना चाहिए। इसके बारे में समय समय पर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को अगर हम समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तो उनका धीरे धीरे विकास होगा और वे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक का मतलब यानी सिस्टमेटिक ढंग से, अनौपचारिक जब सिस्टम नहीं होता, हमारे संबंध, हमारे रिलेशन, आपसी संबंध कैसे हैं। जैसे होता है ना कि संस्था के अंदर, अगर हम संस्था के अंदर की बात करें तो मालिक होता है अलग और कर्मचारी का पद होता है अलग, तो वह पदानुसार हो गया। लेकिन जैसे ही संस्था से बाहर निकलते हैं, उनके रिलेशन मालिक और कर्मचारी के नहीं रहते, उनके रिलेशन एज अ फ्रेंड है, एज अ रिश्तेदार है। तो वह जो अनौपचारिक नियंत्रण होता है वह उस ढंग से, एक तो होता है कि नहीं तुमको यह काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुमको हम संस्था से निकाल देंगे, ये तो हो गया औपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा कि यार ऐसा नहीं, तुम ऐसा काम कर लो, तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और इस तरीके से वह उसको क्या करके अभिप्रेरित कर रहा है और उस पर नियंत्रण भी रख रहा है। तो ये हो गया अनौपचारिक नियंत्रण। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं जो जापानी प्रबंध में पाई जाती है। तो विलियम ऑची कहते हैं कि अगर हम इन विचारधाराओं को, इन विशेषताओं को अपने यहाँ पर प्रबंध के अंदर उतारें तो कर्मचारियों को हम अच्छे से अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह है पूरी विलियम ऑची की जड़ विचारधारा। तो आज अपन ने पढ़ा दो विचारधाराओं के बारे में, मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा और विलियम ऑची की जेड विचारधारा। मैकग्रेगर की एक्स विचारधारा नकारात्मक सोच पर आधारित थी और वाई विचारधारा सकारात्मक सोच पर आधारित थी। और विलियम ऑची की जेड विचारधारा जापानी प्रबंध की श्रेष्ठ योग्यताओं पर आधारित थी और उन्होंने कहा कि जापानी प्रबंध का जो मूल आधार है वह विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता है, जिनके कारण आज जापान हर क्षेत्र में आगे है। तो इस प्रकार से अपना ये अभिप्रेरण का जो टॉपिक है, पाठ है, ये ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? ओके।